पश्चिम बंगाल की राजनीति काफी ही ऐतिहासिक रही है। बात करें जब से बंगाल पार्टीशन हुआ आजादी के बाद से, तब से ही यहाँ अलग अलग पार्टी की भी सरकारें रही है और राजनीति में उतना ही गर्मा गर्मी का माहौल भी रहा है। हमारे भारत की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी, जो आज़ादी के बाद की पहली पार्टी थी और सबसे पुरानी थी, उस समय उसका जो दौरा था वो हर राज्य में, चाहे वो केंद्र हो या किसी पार्टिकुलर राज्य हो, वहाँ पर था। लेकिन जो हम अभी वर्तमान में चीजें देख पा रहे हैं कि ना ही बाकी राज्यों में और ना ही केंद्र में कुछ खास ही कांग्रेस की जो छवि है, जो स्थिति है, वो अच्छी रही है। इसी के बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में कि क्या रहा है कांग्रेस का पश्चिम बंगाल की राजनीति में सफर, कब था इसका स्वर्णिम इतिहास और कब आ गया इसका जहां से कांग्रेस का जो ये डिग्रेशन है शुरू हो गया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निशा सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं कोलकाता के कांग्रेस हेडक्वार्टर ऑफिस के पास और आप देख सकते हैं अभी मेरे पीछे कि ये कांग्रेस का स्टेट हेडक्वार्टर ऑफिस है, जहां से कभी एक समय पर राजनीति बहुत बारीकी से संचालित होती थी, लेकिन आज ये ऑफिस अभी खाली पड़ा हुआ है, चुनाव के दौर में भी। इसलिए नहीं कि कांग्रेस शायद कमजोर है, बल्कि इसलिए कि कहीं न कहीं कांग्रेस कुछ चीजों की वजह से अपना अस्तित्व हर राज्य से खो रही है। केंद्र में इस बार लोकसभा चुनाव में जो वापसी की थी कांग्रेस ने बाकी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन कर, लेकिन बंगाल में इस बार उन्होंने ऐलान किया है कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बार बंगाल में इंडिपेंडेंट लड़ेगी, यानी कि बिना किसी गठबंधन के कांग्रेस पश्चिम बंगाल का ये जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, ये लड़ेगी। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि क्या चीज़ थी, क्या जब मुख्यमंत्री, क्योंकि बंगाल का जब पार्टीशन हुआ था तो पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, काफ़ी लंबे समय तक थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या बीच में उतार चढ़ाव है कि आज कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं है विधानसभा में। पूरे बंगाल में बात करें तो कांग्रेस की एक भी सीटें नहीं है, और वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो मात्र कांग्रेस को 1 सीटें मिली है। बात करते हैं जब स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी कि जब स्वतंत्रता आंदोलन 1885 से 1947 तक चला था, तब 1885 में ब्रिटिश रूल के एक सर्वेंट अलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। बंगाल उस समय भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र था। 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तब कांग्रेस नेताओं ने इसका काफी ही विरोध किया, जोरदार तरीके से विरोध किया। इसके बाद, इस आंदोलन के बाद से बंगाल में राष्ट्रवाद को बहुत मजबूत स्तंभ मिला। उस वक्त कई बड़े नेताओं के नाम चर्चे में थे, जिनमें से स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी था जिन्होंने राष्ट्रवादी की शुरुआत की थी, बिधन चंद्र रॉय जो कि पहले मुख्यमंत्री बने थे आने वाले समय में बंगाल के। भारत में आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें सबसे पहले और काफ़ी बड़े नेता थे बिधन चंद्र रॉय, जिन्होंने 1948 से लेकर 1962 तक पश्चिम बंगाल में राज किया था। उनके राज्य में बताते हैं ऐसा कि उनके जो शासन था उनमें कोलकाता का विकास हुआ, उद्योग और शिक्षा में नए सुधार हुए, उसके साथ साथ दुर्गापुर और कल्याणी जैसे कई नए शहर विकसित किए गए। बताते हैं ऐसा कि इस दौर को कांग्रेस का स्वर्णिम काल कहा जाता था, क्योंकि इस दौर में पश्चिम बंगाल को कांग्रेस के राज्य में कई नई चीज़ें भी मिली थी। इस तरीके से यहाँ कोलकाता का विकास हुआ, नए शहरों का डेवलपमेंट हुआ, नए शहरों में नए उद्यमियों को मौका मिला। तो उस समय ये कहीं ना कहीं स्वर्णिम इतिहास था कांग्रेस सरकार में, कोलकाता के लिए, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए। 1948 से 1962 तक कांग्रेस का राज तो पश्चिम बंगाल में चला, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के नेताओं के बीच में काफी अंदरूनी मुठभेड़ और मतभेद होने लगा था। 1960 दशक में बात करें तो कांग्रेस की जो कार्यकर्ता और नेता उस वक्त मौजूद थे, उनमें काफी ही अंदरूनी मतभेद शुरू हो चुके थे, जिसके कारण पार्टियां
टूटने लगी। 1966 में कांग्रेस से अलग होकर बांग्ला कांग्रेस बने। इसके नेता थे अजय मुखर्जी। 1966 में इस पार्टी ने वामपंथी दलों के साथ मिलकर यूनाइटेड फ्रंट सरकार बनाई और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। यानी कि जब 1966 में बांग्ला कांग्रेस अलग हुई, कांग्रेस जिसको लीड कर रहे थे अजय मुखर्जी ने, उन्होंने बाकी वामपंथी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई और कांग्रेस 1968 में सत्ता से बाहर हो गई। तो जो समय था 1948 से 1968 तक, तो वो कांग्रेस का स्वर्णिम इतिहास था और उसके बाद आज तक कांग्रेस सरकार में सत्ता में नहीं आ पाई। विपक्ष में थी लेकिन आज तक पक्ष में सरकार में नहीं आ पाई है। आने वाले समय में यानी कि उसके अगले कुछ 10 सालों बाद 1977 में वामपंथी दलों ने जो सरकार संभाली, यानी लेफ्ट फ्रंट की पार्टीज ने पश्चिम बंगाल की सत्ता को अपने हाथों में लिया और लगभग 34 साल तक चली इस सरकार के दौरान कांग्रेस टूट सी गई। कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए, अंदरूनी मुठभेड़ ज्यादा बढ़ गए और कांग्रेस जो एक मजबूत संगठन के रूप पश्चिम बंगाल में उभरी थी, उसका पतन होने लगा। अब आता है दौर तृणमूल कांग्रेस का, जिस वक्त ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाई और आज तक यानी कि 2026 तक टीएमसी सरकार का पश्चिम बंगाल में राज्य है। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर जब ममता बनर्जी ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस उसे नाम दिया, जिसका शासन आज तक पश्चिम बंगाल में चल रहा है। उसके बाद कांग्रेस कहीं न कहीं और गहरी तरीके से उसका पतन होता गया और पार्टी और भी कमजोर हो गई। पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में चुनावों में ये देखना होगा कि क्या चीजें रहेंगी, किस तरीके से कांग्रेस दोबारा से वापसी करेगी और क्या इसका मुख्य कारण होगा, बताते हैं हम आपको आगे। कांग्रेस सत्ता से भले ही बाहर है, लेकिन जिस दौर में वो सत्ता में थी उस वक्त काफी बड़े नेता और चर्चित नाम इसमें शामिल थे, जिनमें सबसे पहला नाम सुभाष चंद्र बोस का था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और उसके साथ साथ ही भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसके बाद बिधन चंद्र रॉय का नाम आता है, जो 1948 से लेके 1962 तक कांग्रेस से यहाँ बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कई बड़े काम भी किए, दुर्गापुर, कल्याणी, विद्यानगर जैसे कई शहरों का विकास भी किया। और अभी आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इसे भी विधान भवन ही कहते हैं। ये बिल्डिंग उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं की स्मृति में बिल्डिंग का नाम रखा गया है विधान भवन। अगले जो बड़े नेता आते हैं कांग्रेस के, वो सिद्धार्थ शंकर रॉय, जिनका शासन था 1972 से 1977 तक, यानी कि बिधन चंद्र रॉय के बाद सिद्धार्थ शंकर रॉय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दी। अगले जो बड़े नेता का नाम आता है इसमें, वो ए घनी खान चौधरी, मालदा के बहुत लोकप्रिय नेता थे। अब बात मालदा की आ ही चुकी है तो बताना चाहेंगे कि इस वक्त पूरे पश्चिम बंगाल की बात करें तो मालदा और मुर्शिदाबाद, ये दो शहर ऐसे हैं जहां कांग्रेस का अस्तित्व अभी भी बरकरार है। कांग्रेस का जो नेचुरल वोटिंग सेंटर कह सकते हैं, मालदा और मुर्शिदाबाद में अभी भी बरकरार है। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस अपनी वापसी का जो शुरुआत कर सकती है, इन्हीं दोनों शहरों से, इन्हीं दोनों विधानसभाओं के अलग अलग जगहों से शुरुआत कर सकती है, क्योंकि ये दोनों शहर जो है वो अभी भी कांग्रेस के गढ़ में ही आते हैं। अगले बड़े नेता का नाम जो आता है वो प्रिया रंजन दास मुंशी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी और केंद्रीय मंत्री भी। भारतीय संसद और मीडिया राजनीति में भी इनका बहुत ही बड़ा नाम था। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के अगले प्रमुख नेता थे, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, लंबे समय तक ये सांसद थे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी ये रह चुके थे। ये कुछ बड़े चेहरे थे जिन्होंने कांग्रेस का जो दामन थाम रखा था और कांग्रेस को पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनाई थी। लेकिन अगर बात करते हैं कैसे कांग्रेस का पतन शुरू हो गया और धीरे धीरे जो पार्टी कभी सत्ता में थी, आज उसकी एक भी सीटें पूरे विधानसभा में नहीं है। कांग्रेस के पतन की जो सबसे बड़ी वजह थी वो पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी थी। धीरे धीरे बड़े बड़े नेता जो थे वो पार्टी छोड़ते गए और अपनी अलग अलग पार्टी बनाते गए, जैसे कि ममता बनर्जी ने भी किया, अजय मुखर्जी ने भी किया। और उसके बाद जब बांग्ला कांग्रेस बनी, जिस वजह से जो बांग्ला वोटर्स थे मेन कांग्रेस को छोड़कर बांग्ला कांग्रेस में ज़्यादा जाने लगे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो वामपंथी दलों का मजबूत होना था। 1977 में लेफ्ट फ्रंट ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई, जिसके नेता ज्योति बासु थे।
वामपंथी सरकार लगभग 34 साल तक सत्ता में रही, जिसके बाद कांग्रेस विपक्ष में भी कमजोर होती गई। अगला जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है कांग्रेस के कमजोर होने का, वो था तृणमूल कांग्रेस की संरचना। ममता बनर्जी ने जब कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई तो कई तमाम नेता इनके साथ जुड़ गए और इन्हें महिलाओं का भी उतना ही सपोर्ट मिला, बांग्ला वोटर्स का भी उतना ही सपोर्ट मिला। साथ ही साथ जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़े लोग थे वो भी शिफ्ट होकर तृणमूल कांग्रेस में आ गए। किसी पार्टी का जो पतन होता है और उसकी कमजोरी होती है या फिर उसकी मजबूती होती है, उसके नेताओं से दर्शती है। उस वक्त कांग्रेस में जो बड़े नेता थे बिधन चंद्र रॉय, शंकर रॉय, और आज अगर बात करें तो शायद कांग्रेस के पास बंगाल से जुड़ा ऐसा चेहरा है नहीं जिनको बड़े नेता के रूप में समर्पित किया जा सके। अभी हाल ही में जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है बंगाल के, सुधाकर सरकार, जिनकी आप मेरे पीछे तस्वीर भी देख सकते हैं, इन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व यहाँ से संभाला हुआ है। उसके साथ साथ कुछ और भी बड़े नाम जुड़े हुए हैं। हालांकि ये भी अभी किसी भी विधानसभा के ना तो एमएलए हैं ना ही ये एमपी हैं, लेकिन लगातार ये अपनी रणनीतियों से कांग्रेस को बंगाल में दोबारा से खड़े करने में बने हुए हैं। अगला जो सबसे बड़ा कारण था 2014 के बाद बीजेपी का उभरना, वो बीजेपी पार्टी जिसका बंगाल में कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, आज वो विपक्ष के तौर पर बंगाल में बनकर बैठी हुई है। तमाम सीटें हैं बीजेपी की यहाँ पर। 2014 के बाद से जो चुनाव है उसमें लगातार धीरे धीरे बीजेपी की सीटें बढ़ी। उसके बाद जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें बीजेपी ने कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और अभी एक मजबूत विपक्ष के रूप में टीएमसी के सामने बैठी हुई है, जिसकी वजह से कांग्रेस की जो मजबूती थी वो और कम होती चली गई। सत्तारूढ़ी पार्टी टीएमसी और मुख्य विपक्ष बीजेपी की बात ना करें तो उसके अलावा यहाँ पे जो अन्य पार्टियां रह गई हैं वो कांग्रेस की है, उसके साथ साथ सीपीआई, सीपीएम में ऐसी पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व अभी भी उतना मजबूत है। भले ही पूरे विधानसभा में पूरे बंगाल की सीटों की बात करें तो एक भी सीटें नहीं है। अगर प्रेजेंट वर्तमान स्थिति की बात करें तो कांग्रेस की कुछ ऐसी है कि अधीर रंजन चौधरी बंगाल के काफ़ी बड़े नेता हैं। लंबे समय से मुर्शिदाबाद की राजनीति में वो प्रभावशाली रहे हैं। जो आपको बताया हमने पहले भी कि मालदा और मुर्शिदाबाद दो ऐसे शहर अभी भी है जहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लेफ्ट के साथ कांग्रेस का गठबंधन भी चलता आया है, लेकिन इस बार के चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। सीटों की स्थिति अगर आपको बता दें तो अभी सीटें विधानसभा में एक भी नहीं है, लोकसभा की 1 सीटें हैं उसे। ये थी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की राजनीति का एक छोटा परिचय जो 1947 से लेकर आज वर्तमान में 2026 तक के लिए था। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये देखना होगा क्या कांग्रेस ने अपनी कुछ रणनीतियों को सुधारा है, क्या धीरे धीरे उनकी सीटें बढ़ेंगी या जो लोकसभा की 1 सीट भी बची है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। हम ऐसे ही और आपको रोचक तथ्य बताते रहेंगे, फिर चाहे वो किसी और पार्टी का हो, कहीं और की लोकेशन हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरे भारत में एक ऐतिहासिक चुनाव होने जाता है। देखते रहिए, तब तक के लिए न्यूज़ इंडिया। निशा सोनी, कोलकाता।